अब हमारे पास टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जब हम सर्किट्स यूज करते हैं तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस का हमारे से वास्ता पड़ता है। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहला है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये हमने देखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते किसको हैं। इसके लिए मैं 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स इसको एक सर्किट में ज्वाइन करता हूं, फिर हम देखते हैं कि इसको हम सीरीज में क्यों कहते हैं। और ये हमारे पास सर्किट है, इसको अगर हम इस तरह से ज्वाइन करें और एक सोर्स के साथ इसको अटैच कर दें इस कॉम्बिनेशन को, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये बेसिकली 3 डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3। अब देखें ये फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट सेकंड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ अटैच है और सेकंड कैपेसिटर की राइट प्लेट थर्ड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ अटैच है। यानी ये कैपेसिटर जो इस सीक्वेंस में जो मैं आपके सामने बनाया है अगर होगा तो इसे हम कहेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और जैसा कि अगर ये पोटेंशियल V इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो होगा क्या कि अब यहाँ पे देखें कि ये सारे सीरीज में हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इनसाइड प्लेट, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से मूव होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस कराएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर नेगेटिव। इसी तरह से इन सब के ऊपर एक इंडक्शन ऑफ चार्जेस होगी जो सिमिलर होगी और इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज, तीनों के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा उसकी जो है वो अमाउंट सेम होगी। अगर आप वोल्टेजेस को देखें तो हमें पता है कि Q इज CV रिलेशन हम पढ़ते आए और यहाँ पे अगर वोल्टेज देखें तो V इज इक्वल टू Q/C। अब गौर करें तो हमने ये कहा है कि कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो इसका मतलब है सब के ऊपर जो वोल्टेज डेवलप होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम इसे यूँ कह सकते हैं कि V जो नेट वोल्टेज है वो इक्वल होगा वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। और हमें ये पता है कि अगर कोई कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हों तो क्या होता है कि वो करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। लेकिन इस केस में हमने ये देखा है क्योंकि चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है। C1 के लिए ये V1 होगी, C2 के लिए ये V2 होगी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, मैं यूँ कहूँ अगर ये V1 होगी ये Q और C1 के लिए होगी, V2 होगी ये Q/C2 होगी, V3 होगी ये Q/C3 होगी। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो आपके पास V इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा Q/C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C3। ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम इसे ये रिलेशन जो बनेगा V Q कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब ये अब आपके पास ये V/Q इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये हम ऐसे लिखते आए कि अब ये तीनों कैपेसिटेंस की वजह से है, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि Q इक्विवेलेंट जो होगी वो तो C इक्विवेलेंट जो होगी वो तो होगी Q/V, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास V/Q आ रहा है तो ये C इक्विवेलेंट V/Q होगी। इसलिए इसको देखें तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है फॉर मेजरिंग कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे फॉर मेजरिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये अब इसमें से हम एक इसमें नोट कीजिएगा, मैं एक कंडीशन आपके सामने रखता हूँ। देखिए मैं यूँ कहता हूँ कि मैं ये कैपेसिटर जो मेरा है ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड है, ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड है। अगर ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट नोट करते हैं जो यहाँ पर आपको बहुत सारे MCQ सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। वो क्या है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसे हम एग्जांपल से भी समझेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
of series combination will be smaller than the smallest capacitor, smaller than the smallest capacitor present will be smaller than the smallest capacitance present in the circuit. अब इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल दी कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, इसको 2 माइक्रोफैरड, इसे 4 माइक्रोफैरड, इसे 6 माइक्रोफैरड कहें, तो आप देखें कि इसके अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, जो मैंने सेंटेंस लिखा इसका मतलब सबसे छोटा 2 माइक्रोफैरड है, इसकी जो इक्विवेलेंट है वो लेस देन 2 आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, आप इसको निकालना चाहें तो हम कहते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/C 1/C इक्विवेलेंट। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, तो ये आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो 12, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 11/12 बनता है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो ये 12/11 आएगी, विच इज लेस देन 2 माइक्रोफैरड। तो अगर आप देखें, यही मैंने यहाँ लिखा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रेजेंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे हमने इसको एग्जांपल से देख भी लिया है कि ये हमारे पास 12/11 आई है, जो कि सबसे छोटी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, उससे भी छोटी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉम्बिनेशन। पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो वो किस तरह से होंगे। तो उसके लिए पहले हम बनाते हैं सर्किट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 कैपेसिटर हम लेते हैं, ये एक कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर, और इनको अगर हम एक सोर्स के साथ अटैच कर दें तो ये इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तीनों जो कैपेसिटर है हमारे पास, इसमें इस कैपेसिटर को हम कह देंगे ये कैपेसिटर C1 है, ये C2, ये C3, और तीनों जो हैं वो एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल V के साथ अटैच्ड है। अब अगर आप देखें तो ये A एंड B, ये तीनों कैपेसिटर सेम वोल्टेज के साथ अटैच हैं। यानी अगर इस कैपेसिटर को देखें तो AB इज अटैच विद द सेम वोल्टेज, C2 को देखें तो AB अटैच विद द सेम वोल्टेज, C3 को देखें तो AB अटैच विद द सेम वोल्टेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर, वोल्टेज के अंदर, ये जो कैपेसिटर इन पैरेलल हैं, इसके अंदर वोल्टेज जो है वो तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर सेम होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो अब इनकी हम ये देखें, हमें पता है कि चार्ज जो है वो Q इज इक्वल टू CV होता है। अब हमें पता है कि वोल्टेज तो सेम है लेकिन ये कैपेसिटेंस डिफरेंस है दोनों में, तीनों में। अब ये इनका प्रोडक्ट, इसका मतलब है ये चार्ज, इसके ऊपर चार्ज अलग होगा, Q2 C2V इसके ऊपर चार्ज अलग होगा, और ये तीसरा है Q3, इसके ऊपर जो चार्ज है वो अलग होगा। अब अगर हम नेट चार्ज देखें सर्किट का इन तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर, तो ये अब आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और हमें पता है कि ये वैल्यूज इसमें देख लें तो ये C1V प्लस C2V प्लस C3V, और ये क्योंकि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो ये भी CV है, लेकिन क्योंकि हमने इक्विवेलेंस देखनी है इसलिए V। अब वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम है, तो अब ये वैल्यूज दोनों, वोल्टेज दोनों साइड से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास रिलेशन आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का व्हेन कैपेसिटर आर इन सीरीज। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसको समझने के लिए कि किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है। से दीज 3 कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस, इसको कहते हैं ये 2 माइक्रोफैरड है, इसको कहते हैं ये 4 माइक्रोफैरड है, इसको कहते हैं ये 6 माइक्रोफैरड है, जिस तरह से पिछले केस में हमने देखा था उसी तरह से। और इन तीनों में अगर आप देखें तो ये 6 माइक्रोफैरड इस सर्किट में सबसे लार्जर है। अगर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालें इस गिवन सर्किट की, जिसमें 3 मैंने कैपेसिटेंस दे दिए, तो आप देखेंगे कि C इक्विवेलेंस जो है वो आ जाएगी 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4
प्लस 6, तो ये अब आपके पास 12 माइक्रोफैरड आ गई। अगर ये तीन कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 12 माइक्रोफैरड आएगी। और इसमें देखें कि सबसे लार्जर कौन सी थी, 6 माइक्रोफैरड। तो हम कह सकते हैं कि 6, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है इन तीनों कैपेसिटर्स की, इट इज ग्रेटर देन द 6 माइक्रोफैरड। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट या लार्जर कैपेसिटेंस इन द सर्किट। इसको नोट कर रहे हैं आप, ये क्या है, हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज ग्रेटर देन द लार्जर कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ मैथमेटिकल शो भी कर दिया था कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो है वो सबसे बड़ी वाली कैपेसिटेंस से ग्रेटर होगी, जो कि सबसे बड़ी वाली 6 माइक्रोफैरड थी, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ग्रेटर होगी। ये हमने लिख भी लिया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। एक रिलेशन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, वो ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल होती है C एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये रिलेशन किया था व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने वहाँ पर लिखा था कि ये कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक रखने से बढ़ जाती। अगर हम डाइलेक्ट्रिक लार्जर वैल्यू का पुट करें तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, अगर स्मॉलर वैल्यू का पुट करें तो कम होगी। तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उसी को हम देखने के लिए ये हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसके लिए पहले मैं एक कैपेसिटर लेता हूं जो अनचार्ज्ड है। हम एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज अ कैपेसिटर विच इज अनचार्ज्ड। अभी हमने इसको चार्ज नहीं किया, दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, चार्ज कैपेसिटर। अगर इसको चार्ज नहीं किया तो उसके जो बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है उसको इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर दूं, ये डाइलेक्ट्रिक शीट है, और इसको अगर मैं शो कर दूं, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं इस मॉलिक्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करूं कि सेंट्रल चार्ज सेंटर में कॉन्साइड है और जो क्लाउड है इसकी सराउंडिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह का बन रहा है जिसको हम कहते हैं कि इसका इफेक्टिव चार्ज जो है, इफेक्टिव चार्ज 0 है। और ये कंडीशन है जब हमारा ये कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है। और ये दरमियान में हमने शीट रखी है, ये बेसिकली इंसुलेटर है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक जिनको हम कहते हैं पोलर होते हैं, और एक नॉन पोलर होते हैं। ये जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक हैं इसमें ये जो चार्जेस हैं ये परमानेंट डाइपोल होते हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये परमानेंट डाइपोल होते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, और इसमें क्या होगा, जो सोडियम है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये जो क्लोरीन है नेगेटिव होगा, इसलिए हम इसे परमानेंट डाइपोल कहते हैं। जबकि ये जो दूसरा है जिसको हमने नॉन पोलर कहा है, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे ऑयल को आप कह सकते हैं, पेपर एटसेट्रा, ये जो है इनको हम नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब अगर इसी प्लेट को, ये जो हमने बोर्ड पे दिखाई है अनचार्ज कैपेसिटर है, इसी को अगर किसी पोटेंशियल सोर्स से जोड़ दिया जाए, किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जब इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा तो क्योंकि हमने स्टडी करना है ये चार्ज किस तरह से आएगा, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करना है। अगर इसके ऊपर ग्रेजुअली चार्ज आता जाएगा तो क्या होगा कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इनर साइड पे, और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और ये जो इसके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक है वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इफेक्टिव चार्ज 0 है, लेकिन अब एक साइड पे पॉजिटिव फील्ड है, इसलिए इसका जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो होगा क्या, अगर आप इसको इसी डाइलेक्ट्रिक के एटम्स को हम देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा, जो पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट होगी वो नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव की तरफ होगा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और जिस तरह से यहाँ चार्जेस मैंने शो कर दिए हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब ये इसमें हुआ क्या था
कि ये ए साइड पॉजिटिव से अटैच हुई थी, जबकि ये बी साइड नेगेटिव से अटैच हो गई। अब अगर क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया, इसलिए इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं कि इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब ये जो इसकी ये शेप है, इसको हम, क्योंकि आपने देखा कि हम इसको क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे ये डाइपोल हैं। अब इसके ऊपर दो पोल क्रिएट हो गए, इट हैज टू पोल्स नाउ। अब ये हमारे पास जो डाइपोल बना है, इस प्रोसेस को जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने नाम पोलराइजेशन यूज किया, तो हम कहते हैं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल है, प्रोसेस मैंने बता दिया फॉर्मेशन कैसे हो रही है, डाइपोल कैसे बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड पोलराइजेशन, यानी ये जो डाइपोल बन रहा है इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसलिए कहें कि ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा था उसके अंदर डाइपोल बना और इस डाइपोल के बनने के प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये हमारे पास टॉपिक था। अब हमने यही देखना है कि इस पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने देखना है। लेकिन इससे पहले एक चीज यहाँ पे, ये जो डाइपोल की फॉर्मेशन है इसको हम डाइपोल मोमेंट से लिखते हैं, इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको P से डिनोट किया जाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूँ, इसलिए हम इसको QD से लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि इस पोलराइजेशन से इसके ऊपर, इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ा, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इस पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ना। अब ये हमारे पास, हमें पता है कि हमने यहाँ पर पहले गौर कर लेते हैं कि दो तरह की फील्ड है। एक फील्ड ये है जिसको आप कह दें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स है, जिसको मैंने EP से शो किया है और ये लार्जर दिखाइए, और इसकी वजह से एक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस हो रही है, क्योंकि डाइपोल क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड डायरेक्शन होगी, और वो फील्ड डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी जिसको मैं ED से लिख दूं। EP से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट्स, ED से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। अब अगर नेट फील्ड देखी जाए तो ये अब आपके पास E तो नेट बनेगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम इसको ED लिख सकते हैं। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ द फील्ड है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है, फील्ड की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक की वजह से डिक्रीज कर रही है। अब अगर ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार प्लेट कैपेसिटर वो ये है, इक्वल, जिसे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से मीम किया है। अब यहाँ पे देखें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। अगर ये डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी डिक्रीज हो रहा है। और हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, हमने एक रिलेशन देखा, कैपेसिटेंस हम देखना चाह रहे हैं, तो दैट विल बी Q/V। और इस केस में क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है बिटवीन द प्लेट्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स यही हम देखना चाह रहे थे, या मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस पे ऊपर क्या इफेक्ट होना है। तो यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी, उसकी रीजन हमने बता दी कि पोलराइजेशन की वजह से फील्ड डिक्रीज होगी, फील्ड के डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था। एक चीज़ और इसमें हम देख लेते हैं, चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हमने ये देखा हुआ है कि E जो है वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज डेंसिटी, ये हमारे पास फेरेडे लॉ से एप्लीकेशन थी, फील्ड बिटवीन द चार्ज कैपेसिटर थी। तो यहाँ पर भी आप देखें कि अगर फील्ड कम हो रही है तो इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी भी कम हो रही है। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज डेंसिटी कम होगी ड्यू टू डिक्रीज इन फील्ड, और ड्यू टू डिक्रीज इन फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक कैपेसिटर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, इसको हम किसी बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। ये
हमारे पास बैटरी है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इस कैपेसिटर को हम इस बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पर एक स्विच भी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यूँ कहें ये स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, या इनिशियल अभी स्विच ऑन किया है, लेकिन आप यूँ कहें कि टाइम इज जस्ट ज़ीरो, यानी बिल्कुल इनिशियल में जैसे ही आपने इसे ऑन किया उस वक्त इन प्लेट्स के ऊपर क्या चार्ज है, तो उस वक्त ज़ाहिर है इस प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन नो टाइम पास चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज ज़ीरो। जब कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज होगा तो चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स ज़ीरो होगी। लेकिन अगर कुछ टाइम पास हो जाए, जब हमने इसको स्विच को ऑन कर दिया, तो होगा क्या कि इस प्लेट के ऊपर, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये इनसाइड एट द सरफेस ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ये इंड्यूस होगा। ये आ गया आपके पास कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के ऊपर ये चार्ज आ गया। अब ये चार्ज फौरन नहीं आएगा, ये भी आगे हमारा टॉपिक आ रहा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये जैसे स्विच ऑन किया ये चार्ज नहीं हो जाता, इट विल टेक सम टाइम। और वो टाइम जिसमें कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाए, मैक्सिमम चार्ज हो जाए, उसको हम कहते हैं ये टाइम कांस्टेंट है। तो अगर टाइम पास हो जाए, टाइम कांस्टेंट, कितना टाइम पास हुआ, टाइम कांस्टेंट यानी मैक्सिमम जो चार्ज के लिए, तो उसका जो चार्ज है उसको हम कहते हैं ये प्लेट्स के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ गया, डेवलप हो गया, इंड्यूस हो गया। तो उसका जो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स होगा वो इस पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी V2 इज इक्वल V के इक्वल होगा। अब अगर हम इनका एवरेज देखें, एवरेज पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, तो आप ये कहेंगे कि V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अब आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ V। दिस इज एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट चीज़ इसमें करने जा रहे हैं, एक रिलेशन हमने देखा था, वो क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हम देखना चाह रहे हैं कि एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो पहले हम ये लिख लेंगे। और हमें पता है कि वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम कह देंगे कि ये एवरेज वोल्टेज है जो इसके प्लेट्स के दरमियान इंड्यूस हुई है, या जो इन चार्जेस की वजह से मौजूद है। अब ये वैल्यूज अगर आप इसमें पुट करें तो ये हमारे पास U से हमने इसको लिख दिया, चार्ज को हमने Q लिख दिया, और V एवरेज की वैल्यू आपके पास हाफ ऑफ V आ गई। तो अब अगर इस रिलेशन को बनाएं तो दैट विल बी हाफ ऑफ QV, ये रिलेशन आ गया। इसे आप कह दें इक्वेशन 1, दिस इज द रिलेशन फॉर द एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये जो रिलेशन है आपके पास वो है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ QV। अब इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, एक है चार्ज, एक है वोल्टेज। इसको दो तरह से हम देखेंगे कि हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी दो तरह की वैल्यूज लिख सकते हैं। अगर हमारे पास Q इज इक्वल टू CV हम डाल दें तो ये अब आपके पास आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV इंटू V। तो आपके पास जो एनर्जी स्टोर का रिलेशन बनेगा वो बनेगा CV स्क्वायर। और अगर V इज इक्वल टू Q बाई C, ये भी ट्रू रिलेशन है, इसको पुट करें तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q इंटू Q बाई C रिलेशन आ जाए। तो U जो आपके पास बनेगा वो हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C, या जिसको आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ये दो रिलेशन आ गए। अब क्योंकि हमने जो रिलेशन डिराइव करना है इसको यूज़ करके जो आपकी बुक ने डिराइव किया हम उसके मुताबिक फॉलो करेंगे। अब देखें ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक है C, एक है V। अगर C को देखें तो C कैपेसिटेंस है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमारे पास जो कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल है, C है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई D, और जो आपके पास V है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ED के। अब ये वैल्यूज आप इस रिलेशन में पुट कर दें तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ, ये वैल्यू देखें तो ये A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई D, और इसको देखें तो ये ED का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई D, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास E स्क्वायर D स्क्वायर रिलेशन बनेगी। अब देखिए तो ये D
विल कैंसिल आउट दिस स्क्वायर, तो आपके पास जो रिलेशन फाइनल बचेगा वो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर इंटू डी। स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन हमारे पास आ गया इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये यूं आ जाएगा एनर्जी स्टोर इज इक्वल हाफ ऑफ, इसको मैं यूं लिख देता हूँ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ए एंड डी को मैंने सेपरेट कर दिया, ए एंड डी को मैंने सेपरेट कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये ए एंड डी जिसको मैंने सेपरेट किया है इसको यहाँ चेक कर लेते हैं कि ए इंटू डी, ए की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर और डी क्या होता है मीटर, तो ये क्या बनता है, ये बनता है मीटर क्यूब, और इसको स्टूडेंट्स पता है कि ये यूनिट किसकी है, वॉल्यूम की। इसका मतलब है एरिया इंटू डिस्टेंस को हम कहेंगे वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो उसके दरमियान में वॉल्यूम है ये वो है। अब इसको हम यू लिख सकते हैं कि यू हाफ ऑफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। अब अगर आप इसे देखें तो यू इस वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे तो ये अब आपके पास हाफ ऑफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और इसको हम स्मॉल यू से लिखेंगे और ये हाफ ऑफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, और ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली स्मॉल यू जो है ये कैपिटल यू ओवर वॉल्यूम है, जिसको आप कहते हैं ये एनर्जी डेंसिटी है। तो ये स्टूडेंट्स रिलेशन आ गया एनर्जी डेंसिटी का, या एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। अब अगर इसको देखें तो इसका मतलब है कि एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट को अपोजिट मूव करने से उसके अंदर एनर्जी होती है, इसी तरह से कैपेसिटर्स के अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।